नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 1 जिसका नाम है इतिहास के साधन। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे इतिहास के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा परिचय है, पहले ये देख लीजिए। तो पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया है। देखो पिछले वर्ष हमने मतलब 6वीं में किसका अध्ययन किया है, मतलब किसकी पढ़ाई की है, तो भारत के प्राचीन कालखंड की। अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इस वर्ष 7वीं कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, देखो मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे। मतलब भारत के मध्यकालीन कालखंड का हम इस वर्ष अध्ययन करेंगे। और मध्यकाल कालखंड जो है वो मोटे तौर पर कब से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है, देखो 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक को माना जाता है। मतलब 9वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक को मध्यकालीन कालखंड माना जाता है। ठीक है, इस पाठ में हम मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है? मध्यकालीन इतिहास के साधनों का हम इस पाठ के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अभी आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं बच्चों, आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके परीक्षा में आ जाए कि इतिहास की परिभाषा लिखो, तो आप लिख सकते हो ना। क्या लिखोगे? भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना। चलो आगे देखो, क्या तुम जानते हो, क्या नहीं जानते हैं, चलो देखते हैं। इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है। इस शब्द का अर्थ ऐसा हुआ है। देखो बच्चों, इतिहास किससे बना हुआ है, इति, फिर उसमें ह को जोड़ा गया है, फिर आस, इतिहास। तो इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा हुआ है ना। इतिहास में हम पढ़ते क्या है, जो पहले हो चुका है वही पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ते हैं क्या कि ये होने वाला है या फिर हो रहा है, नहीं, जो हो चुका है हम उसी को पढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे देखो भूतकाल आ जा रहा है, तो यही होता है इतिहास। ठीक है, चलो आगे देखो। इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल के ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इतिहास के साधन किसको कहते हैं। देखो इतिहास की दृष्टि से, मतलब इतिहास की अगर दृष्टि से देखा जाए, इतिहास के नज़रिए से देखा जाए, तो व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये 4 घटक जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ भी लिख दिया और कह दिया ये इतिहास है, नहीं, ऐसे नहीं। वो मतलब एक प्रमाण होना चाहिए कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, इसका प्रमाण क्या है, तभी तो हम इसको माने ना। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या दिया यहाँ पे कि इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है, और इन प्रमाणों को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास के साधन कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखो जिन प्रमाणों की हेल्प से हम किसी भी इतिहास के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, वो राजा थे, वो ऐसा करते थे, तो जब हमारे पास कोई प्रमाण होता है तब जाके हम उस पर विश्वास करते हैं। सही है ना? तो वो जो प्रमाण है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इतिहास के साधन बोलते हैं। चलो आगे देखेंगे। हम इन साधनों का वर्गीकरण भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में करेंगे। उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इतिहास के इन साधनों का मूल्यांकन भी करेंगे। अब ये जो साधन है ना, इनका वर्गीकरण हम 3 भागों में करेंगे। एक तो भौतिक साधन होगा, दूसरा होगा लिखित साधन, और तीसरा होगा मौखिक साधन। ठीक है, और इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इतिहास के इन साधनों का मूल्यांकन भी करेंगे। जिस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करना है, उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है।
इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना पड़ता है। इन साधनों की जांच पड़ताल करना आवश्यक होता है। उनकी प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल करनी पड़ती है। इन साधनों का उपयोग अत्यंत सूझबूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जिस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करना है उससे संबंधित जो भी घटक हैं उनका विचार करना पड़ता है। मतलब जो भी आप अध्ययन करने जा रहे हो, किसी भी कोई ऐतिहासिक घटना है जो पहले हो चुकी है उसका अध्ययन आप करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, मतलब उससे संबंधित जो अनेक घटक हैं उनका विचार करना पड़ता है। इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब उनका हमें आधार लेना पड़ता है। इन साधनों की जांच पड़ताल करना बहुत ही आवश्यक होता है ना। आप पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो, क्या ये सच में सही है या फिर गलत है। ठीक है, देखो दिया है ना कि उनकी प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल करनी पड़ती है। इन साधनों का उपयोग, मतलब ये जो भी साधन है वो अत्यंत सूझबूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना आवश्यक होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे भौतिक साधन की। तो देखिए भौतिक साधनों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। भौतिक साधन कौन कौन से हैं? तो स्मारक मतलब कोई किला बना हुआ होता है ना, किला नहीं आप बोल सकते, लेकिन कोई तो निशान बना हुआ होता है तो स्मारक हम उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? फिर भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपट, किले, गढ़। तो किलागढ़ मतलब किसी का कोई महल रहता है, सही है। स्मारक मतलब कोई, मतलब किसी की प्रतिमा लगी रहती है। फिर भवन मतलब भवन तो आपको पता ही है। गुफाएं मतलब गुफाएं बनी हुई होती हैं। शिलालेख मतलब ना पत्थरों पे कुछ तो लिखा हुआ होता है। फिर सिक्के मतलब आपको पता है सिक्का कैसा होता है, क्योंकि पहले जो राजा थे ना वो भी सिक्कों का उपयोग किया करते थे। अभी हमारे सिक्के पे कुछ और छपा रहता है, उनके सिक्के पे कुछ और छपा रहता था। उनकी फ़ोटो रहती थी या फिर किसी भगवान का फ़ोटो रहता था या फिर उस पर कुछ लिखा रहता था। ठीक है, तो इस तरह से होता था। तो ये सभी क्या है, इतिहास के भौतिक साधन हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। इतिहास के भौतिक साधन किनको कहते हैं? ये जो ऊपर हमने देखा किले, स्मारक, भवन, गुफाएं, ये सभी क्या है, भौतिक साधन है। ठीक है, भौतिक साधनों में किलों अथवा गढ़ों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मतलब भौतिक साधनों में अगर देखा जाए तो किले और जो गढ़ हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किलों अथवा गढ़ों के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? देखो, जैसे कि गिरी दुर्ग होता है, वन दुर्ग होता है, जल दुर्ग होता है और जमीनी किला होता है। गिरी दुर्ग मतलब क्या, जो पहाड़ों पर बना हो। ठीक है, और वन दुर्ग मतलब क्या, जो वनों में बना हो। जल दुर्ग मतलब क्या, पानी में बना हो। देखो कई कई दुर्ग ऐसे भी होते हैं ना जो अलग अलग जगहों पे राजा पहले के बनवाते थे। क्यों बनवाते थे? ताकि जब उनकी लड़ाई हो तो वो शत्रु से बच सके। ठीक है, किसी को समझ में ना आए कि वो कहाँ पे है, तो कभी कभी वो वन दुर्ग बनवाते थे, वहाँ पे जा कर के रहते थे। कभी जल दुर्ग बनवाते थे तो कभी गिरी दुर्ग बनवाते थे। समझ में आ रहा है? और जमीनी किला, और जमीनी किला भी इसमें शामिल है। जमीनी किला मतलब क्या, जमीन पे वो किला। ठीक है, इसी तरह स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख तथा भवनों में रजवाड़ा, मंत्री निवास, रनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। और इसी तरह से अगर हम स्मारकों की बात करें तो इसमें किनका समावेश होता है? देखो, समाधि हो गया, फिर मकबरा, फिर उकेरे हुए छोटे शिलालेख, मतलब छोटे छोटे शिलालेख जिन पे कुछ तो उकेरा गया हो। और भवनों में अगर देखा जाए तो रजवाड़ा, मंत्री निवास मतलब मंत्री जहाँ पे निवास करते थे। ठीक है, रनिवास मतलब ये जो लोग रहते थे ना, इन सबके भवन अलग अलग होते थे। समझ में आ रहा है? जैसे मंत्री जी के रहने के लिए मंत्री निवास, फिर रानी जी के रहने के लिए रनिवास, फिर सामान्य लोगों के मकान, मतलब जो सामान्य लोग थे उनके लिए मकान, ये सभी का इसमें समावेश होता है। समझ में आ रहा है? स्मारकों में इन सभी का समावेश होता है। और कहा गया, और भवनों में इन सभी का समावेश होता है। ठीक है,
इनके आधार पर हमें उस कालखंड का बोध होता है और इन्हीं के आधार पर हम समझ पाते हैं कि लोग उस टाइम पे करते क्या थे, रहते कैसे थे, उनके घर कैसे होते थे, है ना। यही तो एक प्रमाण है। अगर हमको समझो किला है ही नहीं, कि मतलब किला हम देख ही नहीं पा रहे, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि लोग कैसे रहते थे, किस घर में रहते थे, है ना। तो किले की हेल्प से हम समझ पाते हैं कि हाँ ये राजा ऐसे थे, फिर मतलब वो इस महल में रहते थे, समझ पाते हैं कि उनकी जीवन शैली कैसी थी। समझ में आ रहा है। वास्तुकला में उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊंचाई, निर्माण कार्य की शैली और लोगों के जीवन स्तर आदि की जानकारी मिलती है। देखो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। मतलब जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वास्तुकला में जो उन्नति हुई है उससे परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊंचाई, निर्माण कार्य शैली और लोगों के जीवन का स्तर की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात कर ली हमने भौतिक साधनों की, है ना। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अभी भौतिक साधन ही चलेगा, लिखित साधन बाद में आएगा। ठीक है, अभी भी हमको भौतिक साधन ही पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इसको पढ़ते हैं। हाँ, क्या दिया यहाँ पर कि प्राचीन समय में कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया जैसे सिक्के प्रचलन में थे। सिक्कों के कारण कुछ कहावतें, लोकोक्तियाँ प्रचलित हुई हैं। जैसे देखो प्राचीन समय में मतलब क्या क्या चलता था, कौड़ी चलती थी, फिर दमड़ी एक तरह का, वो भी मतलब उससे लेन देन किया जाता था, फिर धेला, पाई, पैसा, आना, रुपया, ये जैसे सिक्के क्या थे, प्रचलन में थे। ठीक है, और इन्हीं के कारण कुछ कहावतें और लोकोक्तियाँ प्रचलित हुई हैं, जैसे कि फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं तुमको एक आना भी, एक रुपया भी तुमको नहीं दूंगा। ठीक है, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मतलब अगर मेरे पास, देखो कौड़ी तो कौड़ी, अगर मेरे पास फूटी कौड़ी रहेगी तो भी नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं तुम्हें एक भी चीज़ नहीं दूंगा। ठीक है, फिर दूसरा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो दमड़ी तो पहले चलता था। ठीक है, तो कोई कोई इंसान इतने कंजूस होते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे लेकिन हम 1 रुपया पे खर्चा नहीं करेंगे। तो वही बोला गया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब हमारी मेहनत लगती है तो लगे, लेकिन हमारा पैसा नहीं लगना चाहिए। पाई पाई का हिसाब रखना, मतलब क्या हुआ, कोई इंसान होता है ना जो हर एक चीज़ का हिसाब रखता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, तो उसी के लिए बोला गया है कि पाई पाई का हिसाब रखना। फिर 16 आना सच, मतलब 100% सच। ठीक है, चलिए अभी आगे देखेंगे। उकेरे हुए छोटे शिलालेख, आप देख सकते हो ये जो शिलालेख है, देखिए कैसे उकेरे गए हैं, दिखाई दे रहे हैं। इस पे देखो क्या क्या बनाए गए हैं। तो ये क्या है, आपके भौतिक साधन है। चलो आगे देखो। इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इतिहास के साधन के रूप में जो अलग अलग शासक थे, ठीक है, उनके द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग करके ढाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मतलब उन लोगों ने क्या किया था, सिक्के बनवाए थे सोना, चांदी या फिर तांबे का उपयोग करके। समझ में आ रहा है, तो इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सिक्कों के आधार पर वे शासक कौन थे, उनका कार्यकाल, उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्तिगत विवरण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और देखो सिक्कों के आधार पर हमको कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है कि वो शासक कौन था, उनका कार्यकाल मतलब कब से कब तक रहा, फिर मतलब उस समय पर धार्मिक अवधारणाएं कैसी थी, ठीक है, शासन व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। किनके आधार पर, सिक्कों के आधार पर। साथ ही आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी मिलती है। देखो, और इसी के साथ साथ हमको आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थिति, मतलब उस टाइम पे आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। उस कालखंड के धातु विज्ञान में हुई प्रगति ध्यान में आती है। सम्राट अकबर के सिक्कों पर अंकित राम सीता का चित्र अथवा हैदर अली के सिक्कों पर अंकित शिव पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस कालखंड में प्रचलित धार्मिक समन्वय का बोध होता है। देखिए ये जो मतलब अच्छा देखिए, कोई
आपके पास सोना है तो उसको आप सिक्का कैसे बनाओगे, सिक्का बना करके उस पर कुछ लिखोगे कैसे, जब आपके पास वो कला रहेगी तब ना। तो इन सिक्कों से हमें उस कला की भी जानकारी प्राप्त होती है कि हाँ उस टाइम पे धातु विज्ञान कितना मतलब प्रचलित था, मतलब कितना प्रचलित बोल सकते हो, कितना प्रसिद्ध था, ऐसे करके बोल सकते हैं। जैसे जो सम्राट अकबर थे उनके सिक्कों पर राम सीता का चित्र अंकित किया गया था, और हैदर अली जो थे उनके सिक्कों पर शिव पार्वती की प्रतिमा। तो इन सिक्कों के आधार पर हमको पता चलता है कि उस टाइम पे धार्मिक मतलब धार्मिक कितना समन्वय था, मतलब कैसे सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहते थे। क्योंकि राजा जो अकबर थे वो हिंदू नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम सीता की मूर्ति उसके ऊपर अंकित करवाई थी। फिर हैदर अली क्या हिंदू थे? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने शिव पार्वती की जो प्रतिमा है अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। तो इससे हमको समझ में आता है कि उस टाइम पे मतलब लोग कैसे मिलजुल करके रहते थे। पेशवाओं के सिक्कों पर अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। इससे उस कालखंड में चलने वाले भाषा व्यवहार का ज्ञान होता है। देखो जो पेशवा थे, ठीक है, उनके सिक्कों पर अरबी या फिर फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोग किस भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पेशवा कालीन सिक्के हैं जिनमें अरबी और उर्दू में कुछ तो लिखा हुआ है। फिर ये हैदर अली के सिक्के हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर आगे देखिए, पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। जैसे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। शिलालेख किसको कहते हैं? पत्थर या फिर दीवार पे जो उकेरे गए होते हैं लेख, उनको हम क्या कहते हैं? शिलालेख। देखो शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, और लेख मतलब कुछ तो लिखना। तो पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? शिलालेख बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। मतलब ये जो शिलालेख हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि शिला पर अगर आपने कुछ लिख दिया तो वो मिटने वाला नहीं है। कुछ लिख दिया मतलब क्या? कुछ उकेर दिया। अगर कुछ आप चौक लेकर के लिखोगे वो तो मिट जाएगा, पेंसिल लेकर के लिखोगे वो तो मिट जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर कुछ उकेरने का मतलब क्या? पत्थर को मतलब जो आपको लिखना है, समझो उस पर आपको कोई मूर्ति बनानी है, तो उतने दूर आपने क्या किया? उसको काटा। ठीक है, तो इस तरह से होता है ताकि वो पानी बरसे या फिर तूफान है कुछ भी हो, लेकिन वो पत्थर पे जो आपने उकेरा है ना वो कुछ भी उसको नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि शिलालेख इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा भाषा, लिपि, समाज, जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं। और बच्चों ताम्रपट किसको कहते हैं? तांबे के पत्थर पर जो उकेरे गए लेख होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ताम्रपट। इन ताम्रपटों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि जानकारी उकेरी हुई होती है। मतलब इन ताम्रपटों पर क्या उकेरी गई होती है? राजाओं के आदेश, निर्णय, ये सभी उकेरी गई होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लिखित साधन की। तो क्या दिया गया है इसमें कि उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सर्राफा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये जो सभी साधन आपने देखे ये सभी क्या है? लिखित साधन है। समझ में आ रहा है? देखो मतलब देवनागरी मतलब वो भी क्या होता है? एक भाषा होती है। फिर अरबी, फारसी, ये सभी क्या है? लिपियाँ। ठीक है, उनकी बनावट और शैली, और विभिन्न भाषाओं के रूप, और भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है आपको?
तो ये सभी क्या है, लिखित साधन है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है लिखित साधन, राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, वंशावली, शकावली, पत्र व्यवहार मतलब खरीदा, उसके बाद न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, ग्रंथ, चरित्र, विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन, बखर, इतिहास, तवारीख। तो ये सभी क्या है बच्चों, लिखित साधन हैं, किसके, इतिहास के। तो सबके बारे में हम एक एक करके यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, तो ये तो आपको समझ में आता है ना, राज दरबार के कामकाज से जो संबंधित कागज पत्र थे, मतलब जो भी दस्तावेज थे, ये सभी क्या है, लिखित साधन है। फिर यहाँ पे आगे देखना, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, मतलब न्यायालय से अगर कोई आदेश दिया जाता था, ठीक है, तो वो लिखित रूप में दिया जाता था ना, तो ये भी क्या है, एक लिखित साधन है। फिर ग्रंथ, चरित्र, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, मतलब जो विदेशी यात्री रहते थे, ठीक है, वो कहीं पे जाते थे समझो, तो उसका वर्णन करते थे, तो उनसे भी हमको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे शुरू करते हैं इसको हम पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे जो हमने साधन देखे ना, उनको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो देखो, इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने अपना अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है। इसमें अल्ब बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस मनुची का समावेश होता है। देखो इस कालखंड में क्या हुआ था कि जो विदेशी यात्री थे वे भारत में आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा वर्णन को लिख करके रखा हुआ है। इसमें कौन कौन शामिल है, देखो अल्ब बैरूनी, इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता आपने नाम सुना होगा, फिर निकोलस मनुची का समावेश होता है। मतलब ये सभी क्या है, यात्री जो भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। बाबर का चरित्र कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र, श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों, प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं। देखो बच्चों, बाबर का चरित्र, फिर कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित, मतलब कवि परमानंद जी ने संस्कृत भाषा में जो लिखा है, क्या लिखा है, श्री शिव चरित्र, श्री शिव भारत, ठीक है, तथा विभिन्न शासकों के चरित्र, मतलब जो अलग अलग शासक थे उनके चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों, प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं कि वे प्रशासन कैसे करते थे, कैसे पूरा प्रबंधन करते थे, फिर उनके राजनीतिक संबंध कैसे थे, इन सभी की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये तो हमने यात्रा वर्णन की बात की। अब यहाँ पे तवारीख की बात करेंगे। देखो इसमें तवारीख दिया था ना, इसका मतलब मैंने आपको नहीं बताया था, तो तवारीख मतलब समझ जाइएगा। चलिए देखो, तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। क्या होता है, तवारीख, या फिर देखो तवारीख को तारीख भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, घटनाक्रम अथवा इतिहास, मतलब घटनाक्रम भी आप बोल सकते हो या फिर इतिहास भी बोल सकते हो। अल बैरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मौलाना अहमद, याहवा बिन अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तवारीखें उपलब्ध हैं। मतलब इनके द्वारा लिखा गया जो इतिहास, जो घटनाक्रम है, वो सभी उपलब्ध हैं। कौन कौन है इसमें, जो मैंने आपको नाम पढ़ के बताया, अल बैरूनी, जियाउद्दीन, फिर मौलाना अहमद, ठीक है, तो इन सभी के नाम आप पढ़ लेना। चलो अब आगे देखेंगे बखर। देखो यहाँ पे बखर था ना, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो बखर कहाँ पर था, ये देखो बखर, ठीक है, ये तो किसकी, तवारीख की बात थी। बखर मतलब क्या होता है, इसको भी समझिएगा। बखर शब्द खबर शब्द से बना है। बखर किससे बना है, खबर शब्द से बना है। खबर का अर्थ समाचार है ना। खबर मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना किसी की खबर लेना, मतलब क्या होता है, समाचार। समझ में आ रहा है। तो बखर शब्द किससे बना है, खबर से बना है। खबर का अर्थ होता है समाचार। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। मतलब महाराष्ट्र में जो बखर है ना, ये इतिहास लेखन का क्या है, एक प्रकार है। बखर द्वारा तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, भाषा, व्यवहार, संस्कृति
जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मराठी में अनेक बखरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई हैं। फलतः उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया पाया जाता है। मही कावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चिटनीस की बखर, भाऊ साहेब की बखर, खंडरा युद्ध की बखर आदि कुछ बखरें हैं। समकालीन पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट RMC स्प्रेंगल और ग्रांड डव द्वारा लिखित ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लिखित साधन की। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो बच्चों, आपको लिखित साधनों में ना इसको आप याद कर लेना, इसको। ठीक है, फिर आप इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो। फिर जब भौतिक साधनों की बात आए ना तो आप इसको याद कर लेना, इसको एक बार समझ लेना, पढ़ करके जाना परीक्षा में, तब आपको मतलब ये जो अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं ना तो आप उनको लिख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम मौखिक साधन की। तो मौखिक साधन में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है लोकगीत, गाथाएं। लोकगीत मतलब क्या, जो हमारी माताएं बहनें, मतलब जो हमारे जैसे अगर आप गांव में जाते होंगे, ठीक है, तो जो बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, वो लोग गीत गाते हैं। अगर शादी ब्याह होता है तो गीत गाते हैं, कोई त्यौहार पड़ता है तो गीत गाते हैं। ठीक है, तो ये गीत क्या है, लोक गीत है, समझ में, जो आपको पता नहीं होता लेकिन उनको पता होता, जो सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसे गीतों को हम क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। फिर गाथाएं, श्लोक हो गए, श्लोक तो आपको पता ही है, अभंग हो गए, फिर पुआरा, फिर कहावतें, कहानियाँ, मिथकीय गाथाएं। तो ये सभी क्या है, मौखिक साधन है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, चलो देखते हैं। लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओवियाँ, चक्की के गीत। देखो ओवियाँ मतलब क्या होता है, चक्की के गीत। देखो आपको पता होगा, अगर वैसे आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने चक्की देखी भी नहीं होगी। क्या होता है ना, जब गांव में औरतें रहती थी तो वो क्या करती थी, क्योंकि पहले चक्की नहीं होती थी, ठीक है, तो वो क्या करती थी, वो आटा पीसते पीसते मतलब पीसते पीसते वो क्या करती थी ना, गीत गाते थे वो लोग, तो उनको कहते हैं चक्की के गीत। तो उसे क्या कहते हैं, ओवियाँ कहते हैं। ठीक है, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ। दंत कथाएँ मतलब क्या, जो पहले से कथाएँ चली आ रही हैं, ठीक है, वो होती है दंत कथाएँ। फिर मिथकीय कथाएं, गाथाएं आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। मतलब ये जो सभी साधन हैं इनको हम क्या कहते हैं, मौखिक साधन कहते हैं। उपरोक्त तीनों प्रकार के साधनों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए फिर भी उस विषय से संबंधित अनुसंधान तथा शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि इतिहास को एक बार लिखा जाए लेकिन उस विषय से संबंधित जो रिसर्च है ना, जो अनुसंधान है, शोध कार्य है, वो निरंतर चलता रहता है। इस अनुसंधान अथवा शोध कार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है। और ये जो शोध कार्य होते हैं इनके द्वारा नए साधन, नई जानकारी मतलब सबको मालूम पड़ती है। उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है और उसी के आधार पर क्या करना पड़ता है, इतिहास को फिर से लिखना पड़ता है। मतलब एक बार लिख दिया लेकिन फिर उसके ऊपर रिसर्च की गई, फिर नई जानकारी मिली तो उसको फिर से लिखना पड़ता है। जैसे हमारे दादाजी दादी जी के समय की, माता पिता के समय की और हमारे समय की इतिहास की पुस्तकों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि हमारे दादाजी दादी जी, हमारे माता जी और हमारे जो इतिहास के पुस्तक थे ना उनमें अंतर पाया जाता है। मतलब अगर आप पुरानी पुस्तकों को देखोगे तो उसमें कुछ और लिखा रहेगा, आपके पुस्तकों में कुछ और लिखा रहेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इतिहास के ऊपर निरंतर शोध कार्य चलते रहते हैं। फिर अगर कोई नई जानकारी मिलती है ना तो उसको फिर से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ये नहीं कि एक बार लिख दिया बस हो गया, नहीं, उसके ऊपर शोध कार्य चलता रहता है, शोध कार्य चलता रहता है। और इस वजह से क्या है, जो हमारे माता पिता थे उनके इतिहास की पुस्तकों और हमारे पुस्तकों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ पुआधे दिए गए हैं तो आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा। अभी चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या दिया इसमें, ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन। चलो देखो, इन सभी साधनों को उपयोग में लाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतना आवश्यक होता है।
उन साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। देखो कोई भी साधन है, जैसे हमने ये 3 साधन जो पढ़े, मौखिक, लिखित और भौतिक, ठीक है, तो ये जो सभी साधन हैं इनका उपयोग करने से पूर्व कुछ सावधानियां बरतना बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब उन साधनों की विश्वसनीयता, मतलब वो सही है या फिर नहीं है, प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। उनमें मौलिक साधन कौन से हैं और जाली कौन से हैं उसकी खोज करनी पड़ती है। मतलब इसमें असली क्या है, नकली क्या है, ये भी हमको समझना पड़ता है। अंतर्गत प्रमाणों की पड़ताल कर उन साधनों की श्रेणी निश्चित की जाती है। लेखकों का सच झूठ, उनके व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। मतलब जो भी लेखक थे, ठीक है, उनका वो व्यक्तिगत कैसे थे, उनका कोई स्वार्थ, मतलब उनका स्वार्थ क्या था, ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ती है। उस कालखंड में राजनीतिक दबाव कैसा था, क्योंकि देखो कोई, समझो कोई लेखक है, ठीक है, अभी किसी राजा का शासन चल रहा है, वो उनके बारे में लिख रहे हैं, तो अभी वो राजा का शासन चल रहा है तो उनके ऊपर ये दबाव है कि वो राजा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकते, भले ही वो राजा बुरा हो। तो जब वो लिखेंगे तो राजा के बारे में बुरा नहीं लिखेंगे, लेकिन राजा सच में क्या है, बुरा है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों की भी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि इस लेखक ने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। ठीक है, दी गई जानकारी सुनी सुनाई है अथवा उन्होंने स्वयं देखी है, इसका भी महत्व होता है। देखो किसका महत्व होता है, जो उन्होंने जानकारी दी है, मतलब समझो उन्होंने कुछ तो लिख दिया, ठीक है, इतिहास में बुक में लिख दिया। अब हम ये कैसे जाने कि सच में उनकी आंखों देखी है, उन्होंने सच में आंखों से देखा है, या फिर बस सुनी सुनाई बातें हैं, उन्होंने उसको लिख दिया है। ये सब की भी जांच पड़ताल हमको करनी पड़ती है। लेखन में प्रयुक्त अतिशयोक्तियाँ, प्रतिमाएं, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना पड़ता है। अन्य समकालीन साधनों के साथ उस जानकारी की पड़ताल करनी पड़ती है। प्राप्त जानकारी एकांगी, विसंगतिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, अतः उनका उपयोग सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। इन साधनों का उपयोग सदैव विश्लेषण के पश्चात करने की सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका पार्ट था ना, पार्ट 1 इतिहास के साधन, ये पूरा होता है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो आपको ना सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, लिखित साधन, भौतिक साधन और मौखिक साधन, इन साधनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।